गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका शीर्षक है राज्य शासन कैसे काम करता है, इस शीर्षक के बारे में अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के टॉपिकों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछली कक्षा में भी आप लोगों ने शासन से संबंधित कार्यों और अधिकारों के बारे में पढ़ा होगा और आपको ज्ञात भी होगा कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है, जिसमें पहला स्तर स्थानीय स्तर, दूसरा राज्य स्तर और तीसरा केंद्र स्तर। यहाँ पर थोड़ा संक्षेप में आपको तीनों स्तरों के बारे में बता रहे हैं। स्थानीय स्तर का मतलब होता है जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर आसपास का वातावरण, वहाँ के अधिकारीगण और वहाँ पर उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसी को हम स्थानीय स्तर बोलते हैं, जिसमें स्थानीय स्तर में आपका शहर फिरोजाबाद है, तो यहाँ के स्तर को का पूरा संचालन करने के लिए यहाँ आपका जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं से जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, थर्ड नियम, उनकी जिम्मेदारी होती है यहाँ के नागरिकों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से और उनकी आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से उनकी समस्याओं का समाधान करें और आवश्यक वस्तुओं को मुहैया कराने में सहयोग करें। इसी क्रम में जो नंबर 2 स्तर है राज्य स्तर। राज्य स्तर में राज्य के अंदर पूरा राज्य को जो दिखता है, राज्य का संचालन करता है, उसके द्वारा इस प्रकार राज्य का आपका मुखिया जो होता है मुख्यमंत्री होता है और उस मुख्यमंत्री के अंदर बहुत सारे अधिकारीगण होते हैं, मंत्री होते हैं, जिनके अलग अलग विभाग होते हैं और उन विभागों के माध्यम से सभी जिला स्तरों पर उनकी समस्याओं का समाधान, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना, यह उनका कार्य होता है। क्योंकि स्थानीय स्तर से थोड़ा उठ कर के ऊपर जाते राज्य स्तर पर आ जाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका क्षेत्र बढ़ जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति, सिर्फ ये कहा जाए कि एक व्यक्ति पूरा संचालन कर ले, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल या उदाहरण के रूप में विद्यालय के अंदर सिर्फ आपके प्रधानाचार्य चाहे वो कि वही सारे कार्य को करें या लोग अपेक्षा रखें उनसे कि वो सारे कार्य करें, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति संचालन करने में करता है, लेकिन सभी के सहयोग के साथ ही आगे उसको बढ़ाया जा सकता है। सहयोग की भावना, क्योंकि अब अकेला
एक राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो सभी उसको देख सके पूर्णतः, इसीलिए अलग अलग निकायों स्थानीयों का शासन बनाया जाता है स्थानीय स्तर, इससे उनका वो संचालन करते हैं और उनकी रिपोर्ट राज्य स्तर पर भेजी जाती है। इसी क्रम में थर्ड नंबर हमने बताया आपको केंद्र सरकार, यानी केंद्र स्तर पर। केंद्र स्तर क्या कवर क्या होता है, जैसे केंद्र का आपका मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री है। तो वो विभिन्न राज्यों की सुरक्षा और उनका भरण पोषण, समस्याओं का समाधान, इन सब का ख्याल रखना उनकी का उत्तरदायित्व होता है। तो स्थानीय स्तर एक छोटे स्तर से आपको इसमें बताया जा रहा है कि ये व्यक्तिगत भी हो सकता है। हम अपने स्वयं के स्तर से अपने आप को सुधार कर सकते हैं, राज्य का प्रभाव पड़े उससे पहले हम उस चीज़ों को देखा जा सकता है। इसी प्रकार हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना और राज्य के बारे में भी। पिछले अध्याय में स्थानीय शासन के बारे में आपको ज़्यादा कुछ बताया गया। इस अध्याय से हम राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है इसके बारे में किसी उदाहरण के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यह भी जानना आवश्यक होता है कि लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, राज्य में कितने सदन होते हैं, उन सदनों के सदस्य कौन होते हैं, उनमें मंत्रियों की क्या भूमिका होती है। इसके अतिरिक्त लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं और किसी कार्य की मांग कैसे की जा सकती है। इन प्रश्नों का विचार करने के लिए हम यहाँ एक स्वास्थ्य से संबंधित उदाहरण देते हैं। इसमें स्थानीय एक किसी स्थान से संबंधित वहाँ की स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का वर्णन किया गया है और उनका किस तरह से उपचार किया जाए और उसमें किनका सहयोग प्राप्त होना चाहिए। आप ऊपर चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ समाचार पत्र के माध्यम से सूचनाएं प्रसारित हो रही हैं और उन सूचनाओं को रहने वाले लोगों के द्वारा पढ़ा जा रहा है और पढ़कर के उनका निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि किस प्रकार इन समस्याओं का समाधान किया जाए और ये दैनिक कर्तव्य, दैनिक जिम्मेदारी किसकी होती है जो इनको पूरा कर सके। तो स्वास्थ्य संबंधी यहाँ पर एक समाचार पत्र के माध्यम से जो वर्णन किया गया है वो है स्थान जिसका नाम पातालपुरम। वहाँ के लोगों को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि लगभग 3 दिन में एक बार ही पानी की सप्लाई दी जाती है, जबकि पानी हमारी प्रमुख स्रोत है हमारे जीवन का और जिसको लोग जिला चिकित्सालय मरीजों से भरा पड़ा है। इनमें बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित बच्चे और अन्य लोग भी हैं
क्योंकि स्वाभाविक है जब हमें पानी समय पर नहीं मिल रहा है, और आप जानते हैं पानी की कमी से हैज़े नामक की बीमारी जो होती है वो पानी की कमी से ही होती है। जब हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम होती है तो इस बीमारी से हम ग्रसित हो जाते हैं। जब समय पर हमें पानी नहीं मिल रहा तो पानी हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? 3 दिन में एक बार पानी मिल रहा है, पानी का हम कितना हम उसको स्टोर कर सकते, इकट्ठा कर लेंगे जो हम लंबे समय तक उसका प्रयोग कर सकें। कई गाँव में लोग गंदा पानी पीने के लिए भी मजबूर हैं। स्वच्छ पानी नहीं आ रहा क्योंकि नदी नाले और तालाब भी सूख गए हैं। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि पानी की व्यवस्था न होना। और यह भी देखा गया है, इसमें समाचार पत्र में यह भी लिखा गया है कि अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसको भी दिखाया गया है। ये तो एक गांव की बात थी, लेकिन इसके अतिरिक्त प्रत्येक जगह पानी की समस्या है। यह सूचना टीवी व समाचार पत्र के माध्यम से बताया जा रहा है कि हैजे से कई लोगों की मृत्यु हो गई है। अब सोचने वाली बात है, कभी कभी आदमी व्यक्ति ये सोचता है क्या कोई सचमुच इससे मर सकता है? हैजे की बीमारी से मर सकता है? यस, मर सकता है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जब हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो निश्चित हमें पानी की आवश्यकता होगी। क्योंकि बहुत सी जो पानी हम लोग पीते हैं उसकी बहुत सी मात्रा है वो हमारे शरीर से किसी न किसी माध्यम से बाहर निकलती है, पसीने के माध्यम से, और भी कई हमारे ऐसे स्रोत होते हैं जिनके माध्यम से होती है। तो हमें जब पानी हमारे शरीर में नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा शरीर जो होता है वो भी बहुत मात्रा को पानी को अवशोषित करता है, जिससे हमें बाहर की ऊष्मा और कई चीज़ों से बचाता भी है। यहाँ पर चित्र में देखने से पता चल रहा है कि चारों तरफ उसी की चर्चा है। 2 छात्राएं आपस में बातें करती हुई जा रही हैं कि किस प्रकार अपनी अपनी चीज़ बताते हैं कि किस प्रकार बाज़ार में कुछ ठंडा नहीं पीना है। आज सुबह उन्होंने एक भाषण में भी मुझे सुना दिया कि तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। ये बच्चे आपस में बातचीत करते हुए जा रहे हैं और अपनी स्थिति को बता रहे हैं। ये वास्तविकता है कि हमें बाज़ार में कुछ ठंडा पानी या अन्य कोई चीज़ भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि हमें स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। कुछ बीमारियां होती हैं पानी की कमी के कारण भी होती हैं और दूषित पानी से होती हैं। पानी की कमी के साथ साथ प्रदूषित पानी से होती हैं। ठंडा पानी, ज़्यादा ठंडा पानी पीने से भी होती है। जैसे हम अपना स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं। अभी पर इस कोरोना काल में भी आपने देखा कि लोग बाज़ारों में घूम रहे हैं और वस्तुओं का सेवन, क्योंकि ये भी एक संक्रमित बीमारी है, ये भी एक आपकी महामारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की संभावना की गई है इसकी। इनको हवा में भी इसके तत्व हो सकते हैं, इसलिए हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए। इस चित्र में देखो दिखाया गया कि बच्चे ये मास्क का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं या उसमें चले जा रहे हैं, जिसको जो आपके सुरक्षा कर्मचारी है वो आपको रोकने का प्रयास कर रहा है। इस तरह आपको भी रोकने का बहुत प्रयास किया जाता है, लेकिन हमें से बहुत से लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं और कहीं शॉर्टकट दूसरी रास्ते से निकल करके और उनका चीज़ों का प्रयोग करने लगते हैं। बहुत से लोगों ने इस बीमारी से दूर पाने के लिए जब स्थिति बढ़ती जा रही थी गाँवों में, तो
रैली के कारण सड़क बंद थी। रैली वालों ने भी, जो हमारे अधिकारीगण थे या मंत्री लोग थे, उनके घर घेर रखे थे और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था कि किस प्रकार इससे हम निजात पाएँ। लोगों ने अपने भाषण में भी बहुत कहा, क्योंकि हम स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान हमारा जो स्वास्थ्य अधिकारी यानी अस्पताल का सबसे बड़ा अधिकारी सीएमओ जिसको बोलते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर या मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उससे गुहार की और उनसे कहा गया कि इस स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाएं और इसके साथ साथ जो उस स्थानीय स्थान के या उस राज्य का जो भी अधिकारी होगा या मंत्री जो भी हैं, वो उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो भी इसको अच्छी तरह से इसका पालन करें और इसका नियंत्रण करने का प्रयास करें। और ये आप सभी जानते हैं, जहाँ पर रैलियाँ या कोई सभाएं होती, वहाँ पर हर व्यक्ति को अपने अपने पक्ष रखने का अधिकार होता है संविधान के अनुसार। और स्वास्थ्य मंत्री के साथ स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी के साथ साथ जो वहाँ का विधायक, उनको भी जिम्मेदारी होती है वो भी उनका दिखें, क्योंकि विधायक एक राज्य स्तर पर जो मुख्यमंत्री होता है उसी का एक सदस्य होता है। जिस प्रकार विद्यालय के अंदर प्रधानमंत्री जो आपके प्रधानाचार्य होते हैं उनके भी के अंदर सदस्य काम करती हैं टीचर्स के रूप में, तो वो भी एक इनका हिस्सा होता है। अगर बच्चे की कोई समस्या किसी विषय से संबंधित होती है तो वो उस विषय अध्यापक से उस समस्या को दूर करने के लिए कह सकते हैं और कहना चाहिए। उपरोक्त भाग में आपने चित्र में देखा कि आपने पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा, उनको चित्र के माध्यम से देखा भी। तो यहाँ आपने देखा होगा कि आप कुछ ही लोगों को से परिचित होंगे, जैसे जिलाधीश, सभी जानते हैं जिला मजिस्ट्रेट या जिलाधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, सीएमओ, शिक्षा अधिकारी आदि नामों से ही परिचित होंगे। परंतु अभी एक शब्द आया था विधायक। तो विधायक कौन होता है, इसके बारे में, विधायक के बारे में कब लोग परिचित होंगे और ये विधानसभा क्या होती है, अपने क्षेत्र के विधायक कौन होता है, इसको हम दूसरे किस नाम से जान सकते हैं, वे किस पार्टी के होते हैं, इसके बारे में नहीं जानते होंगे। आज हम लोग इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे कि विधायक कौन होता है और ये विधायक है क्या। विधायक है जो विधानसभा के सदस्य को कहा जाता है। इंग्लिश में इसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जाना जाता है, जिसका संक्षिप्त रूप होता है MLA। अब यहाँ पर देखा आपने विधानसभा। अब आपने सोचा कि विधानसभा तो हम जानते ही नहीं क्या होती है। विधानसभा आपके राज्य के 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निचला सदन, जिसमें आपका विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। 2 ये सदन होते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार केंद्र में आपके लोकसभा और राज्यसभा होती है, जो मिलकर के संसद बोलते हैं इसे, लोकसभा और राज्यसभा के नाम जानते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप इसे विधानसभा और विधान परिषद के नाम से जाना जाता है। विधानसभा का जो विधायक होते हैं, विधायक सभी पार्टियों और विभिन्न पार्टियाँ, अलग अलग पार्टियाँ होती हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाज पार्टी, इस प्रकार की कई पार्टियां हैं। और ये पार्टियां अलग अलग अपने अपने सदस्यों को खड़ा करती हैं और कभी कभी सभी के सदस्य जीत जाते हैं, परंतु नियमानुसार जो सत्ताधारी पक्ष होता है उस पक्ष को अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। और बहुमत सिद्ध करने के बाद अभी आगे आपको बताएंगे कि बहुमत क्या होता है, ये सारी चीज़ें।
बहुमत सिद्ध करना होता है, और जो पार्टी अपना बहुमत सिद्ध कर देती है वो पार्टी अपने ही नेता, उस पार्टी का एक नेता होता है जो पहले से चला रहा होता है, उस नेता को चुनती हैं, और जो राज्य का राज्यपाल होता है वो राज्यपाल उस पार्टी के, बहुमत वाली पार्टी के नेता को, जिसे उसके सदस्य चुनते हैं, उसको मुख्यमंत्री की पद पर ग्रहण कराने की शपथ दिलाता है, और राज्यपाल की सहायता से, मुख्यमंत्री की सहायता से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। एमएलए का चुनाव है वो जनता के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि ये विधानसभा के सदस्य सब बनते हैं। जब इनको चुनाव किया था, अलग अलग जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, और उन निर्वाचन क्षेत्र से एक हर पार्टी अपना अपना एक व्यक्ति खड़ा करती है, और वो व्यक्ति जीतने के बाद फिर वो विधायक बनता है। पक्ष में भी विधायक होता है, और दो पार्टियाँ होती हैं। जो कंपटीशन होता है, जब जैसे खेल कूद में कंपटीशन होता है तो एक विनर होता है, एक रनर होता है। विनर का मतलब होता है जो जीत जाता है, और जिसके को हरा कर के जो पार्टी जीती है, जो हारा हुआ उसके सेकंड नंबर पर होता है, वो रनर होता है। तो उसी प्रकार से सत्ताधारी पार्टी पक्ष और विपक्ष पर कौन होता है, जो उसके पीछे चलता है, सरकारें बनाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि विधायक ही जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जनता के द्वारा ही उनको चुना जाता है। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है, प्रत्येक राज्य में है, और हर राज्य के कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा हुआ है। हर राज्य को कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए मानचित्र दिया गया, इस मानचित्र में भी दिखाया गया है कि हिमाचल प्रदेश में 68 निर्वाचन क्षेत्र में बटा हुआ है, और हर निर्वाचन क्षेत्र में से जनता का एक प्रतिनिधित्व चुनती है, जो विधानसभा का सदस्य यानी इधर आगे चल कर के विधायक बन जाता है। आप इस बात का पता लगा सकते हैं और उसको पर ध्यान भी दे सकते हैं कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जब जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं, तो राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं। अगर मान लो 68 किया गया और आधे से अधिक अगर वो जीत गए हैं, क्षेत्र से एक पार्टी कोई जीत गई है, तो वो बहुमत प्राप्त कर लेती है। उस राज्य के दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है, और बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष कहा जाता है, और जो दूसरा पक्ष होता है जिसके सेकंड नंबर पर रहता है वो विरोधी पक्ष कहलाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं, और विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68, क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र 68 थे, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी, क्योंकि 68 का आधा 34 हुआ, और 34 से जब अधिक होगा तभी वो बना पाएगा, भले ही को। लेकिन एक होने में कभी कभी होता है, उतार चढ़ाव हो जाता है कि कहते हैं पार्टी दल बदल हो जाती है, एक व्यक्ति को कुछ घूस खरीदे, दो दूसरी पार्टी अपने पास करी, वो जीत जाएगा। तो कम से कम आधे से अधिक का मतलब तिहाई होना चाहिए कम से कम। तो भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत स्वयं मिल गया। उससे अगर पार्टी एक दो अगर विधायक इधर उधर टूट जाते हैं, दूसरी पार्टी में ले जाते हैं, मिला लेते लोग, तो वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए, क्योंकि 40 विधायक बन चुके हैं और सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। बाकी जो बचे हुए थे 68 में से 44 निकाल दो, कितने रह गए? 24 रह गए। 24 विधायक थे वो दूसरी पार्टी को गए, विपक्ष पार्टी हो गए। और विपक्ष दल कौन सा था? इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो विरोधी दल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। पहले नंबर पे भारतीय जनता पार्टी, उसके अधिक 44 विधायक थे,
सत्ता में सत्ताधारी बन गई, और उससे कम थे वो 24, उसके पूरे नहीं थे, तो और भी पार्टियाँ थी, यानी अन्य में 24 बचे, उनमें से जो 24 में से और पार्टियाँ मिक्सअप थी, उनमें से सबसे अधिक कांग्रेस पार्टी की थी, इसलिए वो विपक्ष में बैठेगा। ठीक है, और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे उसके अलावा जो चुनाव जीत कर आए थे। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, और चुनाव करने के बाद जो उनका नेता होता है उसको मुख्यमंत्री बन जाता है। बताया था मैंने अभी, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में ने जो भी वहाँ के उस टाइम समय के जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों का चयन करते हैं। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करने में शपथ दिलवाता है। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का यह दायित्व भी होता है कि शासन के विभिन्न भागों या मंत्रालयों को चलाएं, और उनके अलग अलग कार्यकाल होते हैं, सबके अलग अलग कार्यकाल होते हैं, क्योंकि विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी हों, चाहे विपक्ष पार्टी के विपक्ष हों, विरोधी दल के हों, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। ऐसा नहीं कि सत्ताधारी वाले विधायक केवल आ जाए और आपसी मतगणना कर लें और तुरंत अपने आप निर्णय कोई कर लें, ऐसा नहीं होगा। यदि कोई भी सवाल वहाँ पर उठाया जाता है तो उसका समाधान दोनों पक्ष मिलकर के ही करते हैं, क्योंकि इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी होती जाती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। क्यों दोहरी हो जाती है? क्योंकि बहुत से 44 विधायक इतने विभाग नहीं होते हैं, तो उनमें से कुछ विधायक होते हैं जिनको कोई ना कोई मंत्री का पद भी दिया जाता है, तो डबल हो जाती है। एक तो विधायक क्षेत्र अपना वो देखते हैं, दूसरा वो मंत्री का कार्यभार भी देखना पड़ता है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज आपका यहीं पर समाप्त होता है। सभी आप जानते हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।